जुनूनियत, इश्क और बदले की। दोस्तों, यह कहानी मेरी नई कहानी है। पुरानी कहानी रंजिश वाली मोहब्बत समाप्त हो चुकी है, जिसका दूसरा सीज़न जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आएगा। तब तक आप इस नई कहानी के मज़े लीजिए। ये नई कहानी है जुनूनियत, इश्क और बदला। ये इश्क और बदले की ऐसी बेपनाह इश्क की दास्तान है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के भाग जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं जुनूनियत, इश्क बदले की, एपिसोड नंबर 38। अब तक आपने पढ़ा, शिवन्या जो कि सभी घर वालों के सामने अच्छे बनने का नाटक कर रही थी, श्रेयांश ने उसी के प्लान में उसी को मात दे दी और इसमें श्रेयांश का साथ दिया रिद्धि ने। आइए जानते हैं आखिर रिद्धि किस तरीके से शिवन्या के खिलाफ प्लान करने वाली है। चलिए देखते हैं अब आगे। वहीं रिद्धि ने जैसे ही अपनी बात खत्म की और सभी लोगों की ओर नज़र डाली ही थी कि तभी अविका जी ने सबकी ओर देखते हुए एक बार फिर कहा। अविका जी बोली, ठीक है, पर एक बात सुन लो श्रेयांश, हम तुम्हें 6 दिन का टाइम दे रहे हैं। इन 6 दिनों में अपना जो भी ज़रूरी काम है उसे ख़त्म करके जल्द से जल्द हमें उस लड़की का नाम बता दो जिससे तुम शादी करोगे। हम तुम्हारी शर्त मानकर शिवन्या का रिश्ता तय कर देंगे, पर अगर 6 दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं हो सका तो 7वें दिन तुम्हारी और शिवन्या की शादी शुरू हो जाएगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। खबरदार श्रेयांश, अगर आज तुमने हमारी कोई भी बात काटी तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। इतना कहकर अविका जी वहां से चली गई। हर कोई हैरानी से अविका जी को देख रहा था, तो वहीं शिवन्या तो मन ही मन में खुश हो रही थी। ये सब बात खत्म हो जाने के बाद रिद्धि ने शिवांगी की ओर नज़र डाली तो शिवांगी ने कुछ सोचा और बोली। शिवांगी बोली, हाँ रिद्धि, तुम ठीक कह रही हो, पर माँ जी, और मुझे नहीं लगता कि श्रेयांश की इस बात में कुछ गलत बात छुपी हुई है। ठीक है श्रेयांश बेटा, हम तुम्हारे वहाँ से आ जाने के बाद इस बारे में बात करेंगे। वैसे भी तुम 4 से 5 दिनों में वापस आ ही जाओगे और उम्मीद है माँ जी ने जो तुमसे कहा है तुम वो करोगे, अगर तुम्हें शिवन्या से शादी नहीं करनी है तो। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई, लेकिन तभी श्रेयांश बोला, ठीक है माँ, आप उसकी चिंता मत करो, बस इतना ध्यान रखना कि अगर मैंने दादी की शर्त पूरी कर दी तो आपको शिवन्या की शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर तय करनी होगी, क्योंकि मेरी शादी के अगले दिन में शिवन्या की शादी और शिवन्या के इस घर से विदाई तय है। और शिवन्या खुद ही कहती है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो जब वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे लिए कुछ भी फैसला ले सकती है तो मैं भी उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते उसके लिए कुछ भी फैसला ले सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से अपनी लाइफ ख़राब करे, इसलिए अगर मैंने दादी की शर्त पूरी की और उसके बाद आप लोगों ने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो भाभी, मेरा सामान भाभी पैक करवा दीजिएगा। इतना कहकर श्रेयांश अपना फैसला सुनाकर वहाँ से जा चुका था। तो वहीं एक पल के लिए शिवन्या को समझ नहीं आ रहा था कि जो बाजी उसके फेवर में आने वाली थी वो अचानक से कैसे पलट गई और अब वो क्या करे कि गेम उसकी ओर हो जाए। लेकिन अभी उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो वहीं अविका जी इस बात से खुश थी कि अब श्रेयांश के पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, क्योंकि इतनी जल्दी श्रेयांश को कोई लड़की मिल जाए ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, और अब उसे शिवन्या से शादी करनी होगी। शिवन्या ने जब अविका जी को वहाँ से ज़्यादा देखा तो शिवन्या को और चिढ़ हो गई। वो खुद से ही मन में बोली। शिवन्या बोली, इस बुढ़िया को कितना समझाया था मैंने, कितना हिंट दिया था कि श्रेयांश की शादी मुझसे तय करे, लेकिन नहीं, फैसला तो सही लिया, लेकिन श्रेयांश की शर्त मानने की क्या ज़रूरत थी। अगर नहीं मानती तो क्या चला जाता बुढ़िया का, ना तो मर रही है और ना मेरी ज़िंदगी बसने दे रही है ये। पर कोई बात नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा जिससे सब कुछ मेरे फेवर में आ जाए। इतना कहकर शिवन्या वहां से चली गई। वही रिद्धि शिवन्या को जाता हुआ देख रही थी और मन ही मन में बेहद खुश हो रही थी। आखिर जो वो चाहती थी वो रिद्धि ने कर ही लिया। कमरे में पहुंचकर शिवन्या गुस्से से भरी हुई अपना सारा सामान बिस्तर पर निकालने लगी। बेचारी को उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी बाजी इतनी आसानी से पलट जाएगी। तो वहीं घर में एक अलग सा माहौल बना हुआ था। शिवांगी जो कि रवीना से ये बात कर रही थी कि कहाँ वो ये सोच रही थी कि मान्या के बाद एक शिवन्या ही थी जो श्रेयांश को इतने अच्छे से समझ सकती थी, और श्रेयांश ने शिवन्या को ही घर से जाने का फरमान सुना दिया है। वहीं शिवांगी और रवीना दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ रिद्धि आ गई। रिद्धि शिवांगी की ओर देखकर बोली। रिद्धि बोली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मम्मी जी, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में बढ़ने का जिसमें श्रेयांश कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप ही जानती हैं और हम भी,
श्रेयांश मान्या से बहुत प्यार करता है और उसकी जगह इतनी आसानी से वो किसी को भी नहीं दे सकता। कहीं ऐसा ना हो जाए हम उसे एक अनचाहे बंधन में बांध दे और उन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और वैसे भी श्रेयांश ने खुद ही कह दिया है कि वो शादी अपनी पसंद की लड़की से करेंगे, तो क्यों ना हम उन्हें उनके मन की ही करने दें। कम से कम हमें ये तसल्ली तो रहेगी कि वो जिसके साथ हैं खुश हैं और अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर ला रहे हैं। क्या पता वो जिस लड़की को चुनकर लाएं वो हमारी मान्या की ही परछाई निकले। रिद्धि ने शिवांगी को आज शिवन्या की ही भाषा में मैनिपुलेट किया था। शिवन्या जो कि पिछले 6 महीने से शिवांगी, रवीना और बाकी घर वालों के पीछे आगे पीछे घूम रही थी और हर किसी को मैनिपुलेट करके धीरे धीरे अपने फेवर में कर रही थी, आज रिद्धि ने सोच लिया था कि वो वैसा ही करके शिवन्या को भी इस घर से बाहर निकाल कर फेंकेगी। इसलिए रिद्धि ने भी सोच लिया था कि अब सीधे मुंह पर बात करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि मीठी मीठी बातें करके सबको उसी लहजे में सच बताना पड़ेगा जिस लहजे में शिवन्या सभी को अपनी ओर कर रही है। रिद्धि का प्लान तो शुरू हो चुका था और शायद अब वो अंजाम तक भी पहुंच चुका था, क्योंकि रिद्धि की यह बात रवीना को बहुत अच्छे से समझ में आई थी। तो सभी लोग शिवन्या की शादी के फेवर में आ चुके थे कि हाँ, शिवन्या की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अब सभी डर रहे थे क्योंकि सबको भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या श्रेयांश को जो शर्त अविका जी ने दी है क्या वो उस शर्त पर कायम हो पाएगा, क्या हो वह इन 6 दिनों में खुद के लिए लड़की ढूंढ पाएगा। अब हर किसी के लिए 2 सिचुएशंस बन रही थी, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रिद्धि ने जो सबको बताया वो सब एक पल के लिए मान चुके थे। सभी को विश्वास दिला दिया था उसने कि श्रेयांश ने जो कहा है वह उसे करके दम लेगा, इसलिए वह लोग शिवन्या की शादी की प्लानिंग शुरू कर दें। वहीं शिवन्या जो कि अपने कमरे में इस बात से अनजान थी कि बाहर हॉल में उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, वो कमरे में यही सोच रही थी कि वो कैसे इस हफ्ते घर वालों को कन्विंस करे और सबको ये एहसास दिलाए कि शिवन्या श्रेयांश के लिए एक बेहतरीन जीवन साथी है। साथ ही में वो यह प्लानिंग भी कर रही थी कि किस तरीके से वह श्रेयांश को काम में उलझा कर रखे ताकि उसे अविका जी की शर्त पूरा करने का मौका ही ना मिल पाए। शाम को श्रेयांश निकल चुका था अपनी मीटिंग के लिए, जहां वह उसकी मीटिंग में उसके साथ शार्विल भी जाने वाला था। दरअसल ये मीटिंग शार्विल और श्रेयांश दोनों ही मिलकर करने वाले थे। दोनों ने ही इस प्रोजेक्ट पर बहुत काम किया था। जब से मान्या गई थी श्रेयांश ने अपने आप को पूरी तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया था। वह मान्या की कंपनी को भी देख रहा था और इस प्रोजेक्ट को मान्या और इसकी कंपनी के लिए यह बहुत ज़रूरी था। दरअसल किसी ने मान्या की कंपनी के खिलाफ एक स्टे फाइल किया था, इसलिए श्रेयांश उस मीटिंग में बात करने के लिए ही जा रहा था और कुछ प्रपोजल रखने के लिए, ताकि वो सामने वाली कंपनी को अपने फेवर में मिला सके। वह मान्या के साथ उस सपने को कभी मरने नहीं देना चाहता था जिस पर मान्या अपनी मौत से पहले काम कर रही थी। श्रेयांश ने मान्या के उस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया और उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। श्रेयांश और शार्विल सिंगापुर पहुंच चुके थे। 6 घंटे का सफ़र तय कर एयरपोर्ट से उतरते ही श्रेयांश ने सबसे पहले शिवांगी को फ़ोन किया और यह बताया कि वह और शार्विल दोनों ही सिंगापुर पहुंच चुके हैं और यहां से वो अपना काम ख़त्म करके जल्द से जल्द आने की कोशिश भी करेगा। शिवांगी से बात करने के बाद श्रेयांश अपना सामान गाड़ी में रखवा कर शार्विल के साथ होटल की तरफ निकल पड़ा। श्रेयांश होटल पहुंचा तो जिस कंपनी के साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी उसी कंपनी ने उसके लिए वहाँ रूम प्रोवाइड किया हुआ था। श्रेयांश ने सबसे पहले खुद को फ्रेश किया और अपने लिए खाना ऑर्डर किया। खाना आ जाने के बाद श्रेयांश ने खाना खाकर रेस्ट करना ठीक समझा। गहरी रात का वक्त था जिस कारण श्रेयांश थकान होने की वजह से जल्द ही गहरी नींद में सो गया। आखिर कल उसे मीटिंग अटेंड करने के लिए उस कंपनी के ऑफिस जो जाना था जिससे मीटिंग करने के लिए वो इंडिया से सिंगापुर आया था, वहीं दूसरी ओर कोई था जिसे फ़ोन पर खबर लग चुकी थी कि श्रेयांश सिंगापुर आ चुका है। अपने फ़ोन पर श्रेयांश की सारी डिटेल्स देखकर चेयर पर बैठी एक लड़की हाथों में कॉफ़ी का मग लिए और दूसरे हाथ में पेन लिए अपने सामने लैपटॉप पर चल रही श्रेयांश की तस्वीरों को देख रही थी। श्रेयांश अगले दिन मीटिंग की तैयारी कर रहा था। मीटिंग में सभी लोग पहले ही पहुंच चुके थे। इन्वेस्टर्स और थर्ड पार्टी जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली थी वो भी वहां मौजूद थी। थोड़ी ही देर में वहां श्रेयांश और शार्विल दोनों ही आ गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अभी तक वह लोग नहीं आए हैं जिनसे वो मिलने के लिए इतनी दूर आया था। थोड़ी देर में एस फार्मा इंटरनेशनल कंपनी की हेड मैनेजर वहां आई।
हालांकि श्रेयांश को यह लगा था कि शायद मीटिंग अटेंड करने के लिए उस कंपनी की सीईओ आएगी, लेकिन उसकी सोच का उल्टा ही हुआ। काफ़ी देर बात करने के बाद डील फाइनल हो चुकी थी। श्रेयांश जो चाहता था वो हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसे सिंगापुर में अभी एक और हफ्ता रुकना था। लेकिन अगर काम जल्दी हो जाता तो शायद वो एक हफ्ते पहले ही वापस जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे कुछ दिन सिंगापुर में ही रुकना था। श्रेयांश, जो कि काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था, वह डील साइन करने से पहले बोला। श्रेयांश सबकी ओर देखते हुए बोला, 1 मिनट, डील साइन करने से पहले और उसे फाइनल करने से पहले मैं इस कंपनी की सीईओ से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बिना उनसे मिले ये डील साइन मैं नहीं करूँगा। जानता हूँ इस प्रोजेक्ट में हम दोनों ही 50-50% के पार्टनर हैं, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं और मैं बिना मिले कोई भी डिसीजन नहीं करता हूँ। तो बेहतर होगा कि हम इस डील को तब साइन करें जब आपकी सीईओ मैडम साहिबा अपने बिजी शेड्यूल से फ्री हो, क्योंकि मुझे एक साथ 2 कश्तियों में सवार रहने वाले लोग पसंद नहीं। इतना कहकर श्रेयांश बड़े ही एटीट्यूड से राजाओं की तरह बैठ गया। हालांकि श्रेयांश कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, बल्कि दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में से एक कंपनी का मालिक था। साथ ही में वह इस समय जिस कंपनी के लिए उस प्रोजेक्ट को कर रहा था वो कंपनी मान्या की थी, और वो कंपनी भी कोई मामूली कंपनी नहीं थी। वह बात कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मैनेजर ने अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज किया। ये देखकर श्रेयांश के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आ गई। श्रेयांश मन ही मन में बोला, आना तो तुम्हें पड़ेगा मुझसे मिलने, मिस सिंघानिया। श्रेयांश मन ही मन में यह सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी ने उस ओर मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की दरवाजे पर फॉर्मल कपड़ों में अंदर आ रही थी। उसके हाथों में इस समय उसका फ़ोन था, दूसरे हाथ में एक बेहद एक्सपेंसिव घड़ी, आंखों पर काला चश्मा और गले में एक छोटा सा इन्फिनिटी लॉकेट न जाने क्यों श्रेयांश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वो लड़की सभी के सामने आई और चेयर पर बैठती हुई अपने सामने खड़े अपने मैनेजर की ओर देखते हुए और फिर सबके सामने श्रेयांश की ओर देखते हुए बोली। लड़की बोली, हेलो मिस्टर राठौर, क्या बात करनी थी आपको मुझसे मिलकर, जिसके लिए आपने ये डील साइन करने से मना कर दिया? श्रेयांश, जो कि उस लड़की के तेवर देखकर हैरान था, वो मुस्कुराते हुए बोला। श्रेयांश बोला, मैं सिंघानिया, मेरा एक उसूल है, मैं बिना इंसान से मिले उसकी किसी भी डील को साइन नहीं करता हूँ, और ये प्रोजेक्ट तो मेरे लिए बेहद ख़ास है, तो बिना आपसे मिले ये डील साइन तो नहीं हो सकती थी। खैर, मुझे इस डील से आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जैसा इस डील में आपने लिखा हुआ है मैं उन पर साइन करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जैसे ही श्रेयांश ने अपनी शर्त का जिक्र किया तो उस लड़की का चेहरा थोड़ा सा अलग भावों से घिर गया। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए श्रेयांश से कहा और वह लड़की बोली, ठीक है, बताइए मिस्टर राठौर, क्या शर्त है आपकी? श्रेयांश बोला, मेरी शर्त ये है कि इस प्रोजेक्ट पर जो भी प्रॉफिट होगा मुझे उसका 51% चाहिए। जैसे ही श्रेयांश ने यह कहा तो वह लड़की हैरानी से श्रेयांश को देखने लगी। वह लड़की बोली, बट मिस्टर राठौर, 51 बहुत ज़्यादा है, हम ऑलरेडी 45% की डील डन कर चुके हैं। श्रेयांश बोला, हाँ, उसी डील में सुधार करने के लिए ही तो आपको बुलाया है मिस सिंघानिया। श्रेयांश ने मिस सिंघानिया शब्द पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था, तो वह लड़की थोड़ा हिचकिचा गई और फिर श्रेयांश की ओर देखते हुए बोली। मिस सिंघानिया बोली, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आप चाहें तो इसका प्रॉफिट शेयर 51 कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वह लड़की शांति से बैठ गई। दोनों ने ही अपनी अपनी डील साइन करी और फिर कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किया। श्रेयांश और मिस सिंघानिया ने साइन किया। जैसे ही श्रेयांश की नज़र मिस सिंघानिया के सिग्नेचर पर पड़ी तो उसे कुछ याद आ गया। श्रेयांश और मिस सिंघानिया ने डील सिग्नेचर कर ली थी। साथ ही में जब युक्ति सिग्नेचर कर रही थी तो श्रेयांश सिग्नेचर को बड़े ही गौर से देख रहा था, पर न जाने क्यों श्रेयांश उस सिग्नेचर को देखकर कहीं खो सा गया था। मिस सिंघानिया, जो कि श्रेयांश की हर हरकत को नोट कर रही थी अपने काले चश्मे से, उसने आंखों ही आंखों में श्रेयांश को खुद की सिग्नेचर को गौर करते हुए पा लिया था। मिस सिंघानिया श्रेयांश की तरफ देखकर बोली। मिस सिंघानिया बोली, क्या बात है मिस्टर राठौर, आप मेरे सिग्नेचर्स को इतने गौर से देख रहे हैं, कहीं मेरे सिग्नेचर्स की कॉपी करने का इरादा तो नहीं आपका? श्रेयांश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कॉपी करने की आदत नहीं है मिस सिंघानिया, वो तो आपकी साइन बहुत अच्छी लगी इसलिए ध्यान चला गया। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन इस डील के लिए, आखिरकार आपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा नहीं, ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। तो वहीं मिस सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोली,
युक्ति सिंघानिया की नज़र जिस पर चली जाती है वो चीज़ युक्ति सिंघानिया कभी नहीं छोड़ती मिस्टर राठौर, और ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, तो मैं इसे कैसे छोड़ देती। इतना कहकर युक्ति सिंघानिया वहाँ से बाहर चली गई। वहीं हर कोई उसे जाता हुआ देख रहा था। साथ ही में श्रेयांश की आंखों पर भी एक अलग सी चमक आ रही थी और उस चेहरे पर एक डिसेंट सी मुस्कान, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छिपा था। अब ये क्या छुपा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शार्विल, जो कि श्रेयांश की हरकत को नोट कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेयांश ऐसा क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि सब कुछ पहले ही फाइनल हो गया था और यूं अचानक श्रेयांश का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देना शार्विल को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने उस समय पूछना ठीक नहीं समझा। सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर आ चुके थे। शार्विल और श्रेयांश दोनों ही पार्किंग एरिया की तरफ खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से ही युक्ति सिंघानिया की कार उन्हें क्रॉस करके गई है। श्रेयांश ने शार्विल की ओर देखा और कहा। श्रेयांश बोला, भाई एक मदद करेंगे। शार्विल बोला, कैसी मदद भाई? श्रेयांश बोला, मैं अपना एक काम निपटा कर आ रहा हूँ, आप प्लीज़ होटल अकेले चले जाएंगे। शार्विल ने जैसे ही यह सुना तो वह श्रेयांश को हैरानी से देखने लगा। शार्विल कुछ कह पाता उससे पहले ही श्रेयांश शार्विल के गले लगते हुए उसकी ओर देखकर बोला। श्रेयांश बोला, थैंक यू सो मच भाई, मुझे पता है आप मैनेज कर लोगे, प्लीज़ मैं बस काम निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर वह शार्विल की बात सुने बिना ही श्रेयांश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में वह शार्विल की नज़रों से ओझल हो गया। शार्विल श्रेयांश की कार को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, आखिर श्रेयांश जा कहाँ रहा है। शार्विल ने किसी तरीके से कार मंगवाई और थोड़ी ही देर में वहाँ कार आ गई और होटल वो पहुँच चुका था। तो वहीं दूसरी ओर युक्ति जिस कार में जा रही थी उसी कार के पीछे पीछे श्रेयांश भी अपनी कार दौड़ा रहा था। थोड़ी ही देर में युक्ति की कार एक बड़े से बंगलों के आगे रुकी। दरवाजे पर गार्ड ने युक्ति के लिए कार के लिए दरवाज़ा खोला तो वहीं श्रेयांश उस घर को देखकर और उस घर के सामने लगी नेम प्लेट को बड़े ही गौर से देख रहा था। सामने सिंघानिया हाउस लिखा हुआ था। श्रेयांश ने उस घर की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए खुद से बोला। श्रेयांश बोला, युक्ति सिंघानिया, तुम्हारे बारे में तो पता लगाना पड़ेगा, न जाने क्यों तुमसे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है मुझे। इतना कहकर श्रेयांश के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश और उसकी मुस्कुराहट पर एक अजीब सा जुनून साफ नज़र आ रहा था। जो श्रेयांश पिछले 6 महीने से मान्या को खोने के गम में था, उसके चेहरे पर एक अलग से भाव अचानक से नज़र आ रहे थे। यह सबके लिए हैरानी भरा था। वहीं शार्विल को तो समझ नहीं आ रहा था कि श्रेयांश, जो कि जब से मान्या गई है तब से किसी और लड़की की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह आज खुद किसी लड़की के पीछे जा रहा है। तो वहीं श्रेयांश की आंखों की चमक कुछ और ही जाहिर कर रही थी। श्रेयांश समझ चुका था कि वह कैसे भी करके पता लगा कर रहेगा कि आखिर युक्ति सिंघानिया है कौन। काफ़ी देर तक सिंघानिया हाउस के बाहर इंतज़ार करते करते श्रेयांश को 1 घंटा हो गया। तभी उसने देखा कि सामने घर का दरवाज़ा खुला। दरवाजे से एक कार बाहर आई जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे। कार को देखकर तो श्रेयांश समझ चुका था कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही ड्राइविंग सीट की ओर उनकी नज़र गई तो न जाने क्यों श्रेयांश को देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कोई और लड़का बैठा हुआ था और बगल में युक्ति बैठी हुई थी। श्रेयांश को न जाने क्यों दोनों को एक साथ देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। श्रेयांश ने देखा कि वो दोनों ही बड़े ही हंसते हंसते जा रहे हैं। श्रेयांश ने फिर उस इंसान को फ़ोन किया जिस इंसान से उसने युक्ति सिंघानिया की सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा था। दूसरी ओर से जवाब में युक्ति की कुछ चुनिंदा डिटेल्स ही उसे पता चली थी। वहीं श्रेयांश समझ चुका था कि युक्ति की इन्फॉर्मेशन को कोई इंसान जानबूझकर छुपा रहा है और ऐसा हो सकता है कि युक्ति की इन्फॉर्मेशन हो ही ना और वह जो सोच रहा है वो सच हो, लेकिन उसे एक सबूत की ज़रूरत थी। उसने सोच लिया था कि एक परफेक्ट टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसे युक्ति की सारी सच्चाई मालूम करनी होगी। खैर वो वहाँ से सीधे होटल गया जहाँ शार्विल उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने रूम में एंटर किया तो शार्विल बड़े ही गुस्से से कुर्सी पर बैठा उसी को घूर रहा था। उसने अपने ऊपर घूरती नज़रें देख श्रेयांश ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर शार्विल की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन शार्विल, जो कि उस मुस्कुराहट में बिल्कुल नहीं फंसने वाला था, उसे पता था कि वह श्रेयांश से क्या सवाल करने वाला है, इसलिए शार्विल ने सीधा श्रेयांश से सवाल कर डाला। शार्विल बोला, बता मुझे क्या करने गया था तू और क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? वह श्रेयांश बोला,
भाई वो मैं एक ज़रूरी काम से गया था, बताया था ना आपको। शार्विल बोला। कौन सा ज़रूरी काम? आज तक तो ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं आया कि तू किसी लड़की की गाड़ी के पीछे दौड़े। चल क्या रहा है श्रेयांश तेरे दिमाग में? कहीं तू कुछ गलत तो नहीं करने वाला है मिस सिंघानिया के साथ? शार्विल ने इतना कहा तो श्रेयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेयांश मुस्कुराते हुए शार्विल की तरफ देखकर बोला। श्रेयांश बोला, चिल ब्रो, कुछ गलत नहीं करने वाला हूँ मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये लड़की है कौन। पता नहीं क्यों इसे देखकर ऐसा लगा जैसे। इतना कहकर श्रेयांश चुप हो गया। वहीं शार्विल उसकी आधी बात को सुनने के लिए बेताब था। शार्विल बोला, जैसे कि क्या? आगे बोलेगा कुछ? मैं कोई अंतर्यामी महात्मा नहीं हूँ जो तुम्हारी आधी बात के पीछे की सच्चाई जान लूँ। बता मुझे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या सोच रहा है तू? देख श्रेयांश, तू यहाँ अगर कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं तेरा साथ नहीं देने वाला हूँ। वैसे ही आज तो जो तूने मेरे घर में तमाशा किया है ना, उसके बाद तो मामा मामी तुझसे वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और वो नागिन जो फन फैलाए कुंडली मार कर घर में बैठी हुई है ना, उसे मौका मिल जाएगा तुझे घर वालों के सामने जल्लाद साबित करने का और खुद को इनोसेंट बताने का। क्यों कर रहा है तू ये सब? तभी श्रेयांश बोला। शांत हो जाओ भाई। हे भगवान, कितनी टेंशन है आपको मेरी। बट आप मेरी टेंशन मत लो, आप बस अपने बारे में और काव्या भाभी के बारे में सोचो, मैं मेरा देख लूँगा। श्रेयांश ने इतना कहा तो शार्विल गुस्से से फट पड़ा। आखिर उसने ये गुस्सा घर से जो दबा कर रखा हुआ था और कल से उसे बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया था श्रेयांश से, इसलिए श्रेयांश के किसी भी पैंतरे में शार्विल नहीं फंसने वाला था। उसने तय कर लिया था कि वो बिना सच जाने श्रेयांश को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तो वहीं श्रेयांश ने शार्विल का रिएक्शन देखा तो वो भी समझ चुका था कि कोई फ़ायदा नहीं है शार्विल को उल्लू बनाने का। लगता है उसे शार्विल को सारा सच बताना ही पड़ेगा, पर सच बताने से पहले वह कुछ सोचने लगा। शार्विल गुस्से से बोला, हाँ हाँ, मैं ही शांति रखूं? मैं ही तो पागल हूँ जो तेरे बारे में सोचता हूँ। घर में उतना बड़ा तमाशा करके आ गया, यहाँ आकर लड़कियों के पीछे भाग रहा है। सॉरी, लड़कियों के पीछे नहीं बल्कि लड़की की गाड़ी के पीछे। ना जाने कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तुझे उस मिस सिंघानिया की। तुझे कौन सा शादी करनी है उससे जो उसकी पूरी कुंडली निकाल रहा है? इतना कहकर शार्विल चुप हो गया, लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आया और वो बोला। शार्विल बोला, एक मिनट, तेरे दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। सच सच बता, कहीं तुम मिस सिंघानिया का पीछा किसी और ही मकसद के लिए तो नहीं कर रहा? जैसे ही शार्विल ने छोटी आंखें करके श्रेयांश को देखा तो श्रेयांश के चेहरे पर एक अलग ही चमक उसे साफ नज़र आ रही थी, जिसे देखकर वह पक्का श्योर हो गया था कि हो ना हो श्रेयांश के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। शार्विल कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्रेयांश बोला, कितने शातिर हो ना भाई आप, कुछ भी सोच रहे हो मतलब। तभी शार्विल बोला, नहीं नहीं मेरे भाई, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं ठीक सोच रहा हूँ। अब तू मुझे सच सच बताएगा या फिर मैं सीधे ये सारी बात बड़े भैया और छोटे भैया को बताऊँ? जैसे ही शार्विल ने अपनी तरकश का अंतिम ब्रह्मास्त्र श्रेयांश के ऊपर छोड़ा तो श्रेयांश घूर कर शार्विल को देखने लगा। श्रेयांश बोला, सुधरोगे नहीं आप बिल्कुल भी। देखो भाई, मुझे करनी है दादी की शर्त पूरी, और दादी की शर्त पूरी करने के लिए और शिवन्या से निपटने के लिए मुझे खूंखार लड़की चाहिए। मैं बस मिस सिंघानिया को अपने प्लान में शामिल करना चाहता हूँ। जैसे ही शार्विल ने यह सुना तो उसने देखा कि श्रेयांश बड़ी शांति और आराम से कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ चुका है। तभी शार्विल हंस पड़ा और बोला, वाह मेरे भाई, क्या आइडिया है। आगे बताएंगे कि क्या सोचा है, प्लान क्या है आपका? श्रेयांश बड़े मज़े से सामने रखा जूस का ग्लास अपने हाथ में लेते हुए बोला। श्रेयांश बोला, ऑफ कोर्स ब्रो, इसलिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आओ बताता हूँ आपको कि आगे क्या करना है। देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, शिवन्या को हमने घर से भगाना है। शार्विल ने हाँ में सर हिलाया। श्रेयांश फिर बोला, और उसे भगाने के लिए मैंने सबके सामने एक बात कही थी और कंडीशन रखी थी कि मेरे आने से पहले शिवन्या के लिए लड़का ढूंढ कर उसकी शादी फिक्स करनी है। घर वालों ने इस बात पर एग्री भी किया था, लेकिन तभी दादी ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि शिवन्या की शादी तभी होगी जब मैं 6 दिन के अंदर अंदर खुद के लिए एक लड़की पसंद कर लूँगा। राइट? शार्विल बोला, एब्सोल्युटली राइट। आगे बता। इतना तो मुझे पता है, जो तेरे दिमाग में प्लान चल रहा है वो जानना है मुझे, ये राम कथा मत सुना मुझे। शार्विल ने गुस्से से श्रेयांश को घूरा, क्योंकि श्रेयांश बातों को अच्छी तरीके से बताना नहीं चाह रहा था।
श्रेयांश ने देखा कि शार्विल गुस्से में है तो श्रेयांश शार्विल को शांत करते हुए बोला। शार्विल बोला, शांत भाई, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ तो कृपया करके पूरा सुने। शार्विल को बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसके सामने चुपचाप सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो वहीं शार्विल बोला, ठीक है, बता आगे। श्रेयांश बोला, हाँ तो आगे की बात ये है कि दादी ने मुझे एक और कंडीशन दी है कि या तो 6 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी पसंद की लड़की लाकर उनके सामने खड़ी कर दूं जिससे वो मेरी शादी करा दे, या फिर 7वें दिन मैं शिवन्या के साथ अपनी शादी की तैयारी को शुरू कर दूं। तो शिवन्या से तो मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी, उसे घर से भगाने के लिए तो मैंने कंडीशन रखी थी। अब आपको क्या लग रहा है, मैं उससे शादी करूँगा? बिल्कुल नहीं। तो शिवन्या जैसी लड़की से निपटने के लिए कोई छुई मुई लड़की तो नहीं ला सकता। तो मैंने सोचा है कि मैं खूंखार, सनकी, गुस्से से भरी हुई, एटीट्यूड ऐसा कि सामने वाले की बैंड बजा दे, ऐसी लड़की को लाकर उसके सामने खड़ा कर दूंगा जिससे शिवन्या को कोई मौका ही ना मिले उस लड़की में बुराइयां ढूंढने का, और मेरा काम भी हो जाए। फिर जैसे ही मेरा काम हो जाएगा, शिवन्या घर के बाहर और मैं उस लड़की को अपने अपने रास्ते। इसके लिए मैंने मिस सिंघानिया को चुना है। आखिर क्या चल रहा है श्रेयांश के दिमाग में, ये तो आने वाले भागों में ही पता चलेगा। साथ ही में श्रेयांश जो सोच रहा है क्या वो हो पाएगा? क्या सचमुच मिस सिंघानिया श्रेयांश का साथ देगी श्रेयांश की डील को मानकर? ये तो आने वाले समय के साथ ही हर किसी को जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत से राज दफन है इस कहानी में। फिलहाल आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और बिना किसी रुकावट के देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।